गुड मॉर्निंग, होप यू आर फाइन। आज मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक न्यूक्लियस। ओके, देखिए न्यूक्लियस जो है वो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज अ सेंटर ऑफ सेल, मास्टर ऑफ सेल। ओके, और इसकी जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो जब न्यूक्लियस की हम टॉपिक के स्टडी के स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो वहां अनियन पील एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया। अब ये अनियन पील एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। क्लास 9th एनसीईआरटी 5.2.3 जो हमारा टॉपिक है चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जब हम अनियन के पील को रिमूव करके बाय यूजिंग आयोडीन, सेफ्रानिन और अदर स्टेन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप में ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हो जिसमें बीच में एक डार्क स्टेन क्रिएट होता है ड्यू टू द आयोडीन और सम ऑफ द अदर स्टेन। मैं आपको एक बार फिर से ये बात बताऊं, होता क्या है एक्सपेरिमेंट में कि जब आप अनियन पील को आप रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो एक यूनिफॉर्म सेल्स आपको दिखती हैं, कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। फिर आप उसमें कुछ ड्रॉप सेफ्रानिन का भी डालते हैं, तो उस सेफ्रानिन के डालने के कारण एक्चुअली में क्या होता है कि एक छोटे छोटे डार्क स्टेन आपको सेल में देखने को मिलेंगे, है ना। डार्क स्टेन, हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये जो डार्क स्टेन है वो बेसिकली न्यूक्लियस है। अब ये डार्क इसीलिए हुआ बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन एवरी सेल, है ना। मतलब वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये हम आपको बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि न्यूक्लियस हम कैसे देख पाएंगे। तो वो जो डार्क स्टेन है हम उसी को न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और अगर मैं यहां पे एक स्केच क्रिएट करूं ताकि मैं आपको इजीली और समझा सकूं, बहुत ही आसान होता है डायग्राम बनाना। बायो में बच्चे बहुत डरते हैं कि हम डायग्राम कैसे बनाएं, तो मैं देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितनी आसानी से मैंने यहां न्यूक्लियस के डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हम न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। उसके बाद एक और आपको डार्क स्टेन दिखेगा हर न्यूक्लियस में, डार्क स्टेन जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से। मतलब हमने यहां एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पहले मैंने सिंगल लाइंस बनाई डॉटेड फॉर्म में, फिर उसको हमने ओवरलैप कर दिया, राइट। एक चीज और है, यहां जो फ्लूइड है इसके अंदर, ये हम पहले भी कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फ्लूइड ऑफ दैट जिसके साथ वो नाम जुड़ा हुआ है, और साइटो का मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियस की खोज मैंने आपको बताई, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। न्यूक्लियस को हम सेंटर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि वो किसी भी सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। मतलब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि
अब अगर यहां देखें तो आप पूछेंगे कि सर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, ये बड़ा लंबा सा नाम है, ऐसा क्या है सर, व्हाट इज दिस? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक वर्ड सिर्फ दिया गया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, ये आप फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मेटाबॉलिज्म, आगे क्या आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि किसी भी लिविंग सेल में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब वो प्रोसेस दो तरह का है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। एक को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, दूसरे को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो मैं यहां कुछ चीजें लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। हमने इसको कहा ब्रेन ऑफ सेल, फिर हमने कहा इसको मास्टर ऑफ सेल, फिर है इसका हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब एक नई बात आ गई कि सही, तो नई बात बताई आपने। अब सेल डिवीजन है क्या? तो सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, सेल की संख्या का बढ़ना। सेल रीजनरेशन भी आप यहां लिख सकते हैं, सेल के ग्रोथ की जगह आप चाहे तो सेल ग्रोथ और सेल रीजनरेशन भी साथ में लिख सकते हैं, यही काम है न्यूक्लियस का। और ऐसा देखा गया है कि जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उस सेल को कंटिन्यूअस ग्रोथ की जरूरत है, या यूं कह लीजिए कि वो रैपिड ग्रोथ में है। अगर हम प्लांट के केस में बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो उन टिश्यूज में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होगा। इसका मतलब ये क्योंकि उस सेल्स को डिवीजन की ज्यादा जरूरत है, या यूं कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव अ लार्जर डिवाइडिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ग्रोथ कैपेसिटी। इसी के कारण उस सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द सेल डिवीजन। हम यहां पे आपके समझने के लिए सेल ग्रोथ भी मैं लिख दे रहा हूं, सेल ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, सेल का रिपेयर, मतलब ये सब काम कौन कर रहा है? ये काम न्यूक्लियस के कारण ही हो रहा है, या न्यूक्लियस ही उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ, या फंक्शन के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब बात आती है कि सर ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, या ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? ठीक है, तो जो क्रोमेटिन है बेसिकली ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के थ्रेड्स हैं। किसके थ्रेड्स हैं? क्रोमोसोम के। किसके थ्रेड्स हैं? क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम। मुझे लगता है ये कलर आपको वीडियोस में उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसके कलर को आई होप चेंज कर रहा, ज्यादा उचित होगा आपके लिए। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर, और जोम बट जो है वो सोमा से बना है जिसका मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके।